Our next problem is the bound state problems. ओके और अब इन बाउंड स्टेट प्रॉब्लम्स में हमारा फर्स्ट सेक्शन है व्हेन पार्टिकल इज मूविंग इन वन डायमेंशनल इनफाइनाइट पोटेंशियल वेल. ओके, लास्ट चैप्टर के अंदर हमने एक वन डायमेंशनल बॉक्स कंसीडर किया था जिसमें भी उनकी वॉल्स पे इनफाइनाइट पोटेंशियल था. This was x equals to 0 and this is x equals to a और in between 0 to a पार्टिकल के ऊपर पोटेंशियल की वैल्यू 0 थी. इस प्रॉब्लम के अंदर हमने पोटेंशियल को कुछ इस तरह से डिफाइन किया था that potential is 0 when particle is in between 0 to a and potential is infinite when particle is left side of x not equals to 0 एंड ग्रेटर देन इक्वल्स टू ए. ओके, तो हम ये बोल सकते हैं कि वहां पर भी पोटेंशियल जो था वो इनफाइनाइट ही था, लेकिन उस कंडीशन के अंदर ये जो पोटेंशियल है दैट पोटेंशियल वाज नॉट अ टाइप ऑफ सिमेट्रिक पोटेंशियल. दैट मीन्स इन दैट केस वी एक्स वॉज नॉट इक्वल्स टू वी माइनस ऑफ एक्स. ओके, ध्यान में रहे इस वन डायमेंशनल बॉक्स के अंदर एनर्जी आइगन वैल्यूज हमारे पास में आई थी एन स्क्वायर पाई स्क्वायर एच कट स्क्वायर अपॉन ट्वाइस ऑफ एम ए स्क्वायर. ओके, जब हम वन डायमेंशनल इनफाइनाइट पोटेंशियल वेल बाउंड स्टेट के अंदर पढ़ेंगे उसमें हमें एक सिमेट्रिक पोटेंशियल वेल को कंसीडर करना पड़ेगा और उस कंडीशन में भी हमें सेम वही मैथमेटिकल प्रोसीजर की मदद से श्रोडिंगर इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालना होगा. दिस वन डायमेंशनल इनफाइनाइट पोटेंशियल वेल इज वेल डिस्क्राइब बाय दिस फिगर. ओके, हमने कंसीडर कर लिया कि ये हमारा एक सिमेट्रिक पोटेंशियल वेल है और इसमें पार्टिकल जो है वो बाउंड है मूव करने के लिए. और इस तरह की पोटेंशियल वेल में बाउंडेड किसी पार्टिकल का मोशन किस तरह से होगा, यानी कि उसका श्रोडिंगर इक्वेशन सॉल्यूशन क्या होगा, ये हमें देखना है. ओके, सो टू रिमेम्बर इन बिटवीन माइनस ए टू ए पोटेंशियल इज 0. सो सबसे पहला स्टेप होता है पोटेंशियल को डिफाइन करना. सो लेट अस डिफाइन द पोटेंशियल. दिस पोटेंशियल इज 0 when particle is in between minus a and a. Okay, and the potential is infinite when particle is greater than equals to a. देखिए मैंने यहाँ पे मॉड लगा दिया, इसका मतलब माइनस ए के इस तरफ भी इनफाइनाइट होगा और इधर प्लस ए के इधर भी क्या होगा, इनफाइनाइट. तो हमें सबसे पहले पोटेंशियल को डिफाइन करना होता है. ओके, नाउ द लेंथ ऑफ potential well would be twice of a. Okay, this minus a to plus a, that is length would be a minus of minus a, that is twice of a. Okay, do remember यहाँ से यहाँ तक a हुआ और इधर से इधर भी a ही हुआ, तो टोटल लेंथ जो है पोटेंशियल वेल की विड्थ जो है वो कितनी है, 2a के बराबर होगी. ओके, नाउ दिस पोटेंशियल दिस टाइप ऑफ पोटेंशियल इज सिमेट्रिक. क्यों? क्योंकि हमने एक्स एक्सिस का जो ओरिजिन है उसे हमने पोटेंशियल वेल के एग्जैक्टली सेंटर में कंसीडर किया है. तो देखिए फॉर प्लस ए एज वेल एज फॉर माइनस ए दिस पोटेंशियल इज सिमेट्रिक. ओके, इसीलिए ये जो प्रॉब्लम है ये सिमेट्रिक पोटेंशियल की प्रॉब्लम है. और लास्ट सेक्शन में जो हमने पढ़ा था जिसमें हमने पार्टिकल इन वन डायमेंशनल बॉक्स पढ़ा था दैट वाज नॉट अ सिमेट्रिक पोटेंशियल. ओके, ये दोनों के बीच में डिफरेंस है. अब देखिए एट एक्स इक्वल्स टू प्लस माइनस ए, प्लस ए एंड माइनस ए, पोटेंशियल इज इनफाइनाइट. पोटेंशियल के इनफाइनाइट होने की वजह से इसका ये मतलब हुआ एट एक्स इक्वल्स टू प्लस माइनस ए, क्योंकि पोटेंशियल इनफाइनाइट है तो इस पोटेंशियल वेल के बाहर पार्टिकल नहीं हो सकता. समझ में आई बात? इसका ये मतलब हुआ कि बिकॉज एट एक्स इक्वल्स टू प्लस माइनस ए पोटेंशियल इज इनफाइनाइट, यानी इस पोटेंशियल वेल की दीवारों के बाहर पार्टिकल नहीं हो सकता है. इसका ये मतलब है कि हमें उस पार्टिकल की बाउंड स्टेट में एनर्जी आइगन वैल्यू और एनर्जी आइगन फंक्शन को सॉल्व करने के लिए सिर्फ और सिर्फ श्रोडिंगर इक्वेशन को इस पोटेंशियल वेल के अंदर ही सॉल्व करना है, क्योंकि बाहर तो पार्टिकल हो ही नहीं सकता. बिकॉज वॉल्स पे जो
पोटेंशियल लग रहा है वो इनफाइनाइट है। देखिए, जब हमने पोटेंशियल स्टेप कंसीडर किया था तो हमने रीजन को डिफाइन किया था, जब हमने पोटेंशियल बैरियर पढ़ा फिर तब भी हमने रीजन को डिफाइन किया था, लेकिन यहाँ पर अभी रीजन को डिफाइन करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि पोटेंशियल प्लस माइनस ए पे इनफाइनाइट है, तो पार्टिकल इसके बाहर तो वैसे भी नहीं हो सकता। ओके, तो अवर नेक्स्ट स्टेप इज वी हैव टू सॉल्व द श्रोडिंगर इक्वेशन फॉर दिस कंडीशन ओनली। तो अपना श्रोडिंगर इक्वेशन क्या होगा, डेल टू शाई बाय डेल एक्स स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ m अपॉन एच कट स्क्वायर ई माइनस, यहाँ पर पोटेंशियल वाला टर्म आता है, इस रीजन के लिए पोटेंशियल 0 है, सो इट वुड बी 0 एंड शाई इक्वल्स टू 0। ओके, तो ये इक्वेशन बन गया डेल टू शाई बाय डेल एक्स स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ एम ई अपॉन एच कट स्क्वायर शाई इक्वल्स टू 0। ओके, नाउ जैसा कि हम पहले भी मानते आए हैं, दिस 2m अपॉन एच कट स्क्वायर को आप के स्क्वायर ले लीजिए, वी वुड गेट डेल टू शाई बाय डेल एक्स स्क्वायर प्लस के स्क्वायर शाई इक्वल्स टू 0। ओके, नाउ दिस इज द सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। इसका जनरलाइज्ड सॉल्यूशन हम साइन और कोसाइन की फॉर्मेट में ये लिख सकते हैं, a साइन के एक्स प्लस b cos kx। Okay, now the next step is we have to calculate these constant a and b and we would calculate this constant using the boundary condition। देखिए, wave function should be finite। Do remember at x equals to plus minus a पोटेंशियल इनफाइनाइट हो रहा है, इसका ये मतलब है कि इस पॉइंट पर वेव फंक्शन की वैल्यू 0 हो जानी चाहिए। Hence the first boundary condition is wave function is 0 at x equals to plus minus a, so the psi is a sin kx plus b cos kx। Okay, now substitute x equals to a, we would get it is 0 a sin ka plus b cos ka। Okay, for x equals to minus a we would get minus of a साइन के ए, क्योंकि यहाँ पर जब हम माइनस लगाएंगे तो माइनस बाहर आ जाएगा, प्लस बी कॉस के ए, क्योंकि कॉस के अंदर माइनस का कोई फर्क नहीं रहता है, हमें यहाँ माइनस ए लगाएंगे फिर भी ये प्लस का ए ही रहेगा। ओके, नाउ अब देखिए, आप इस इक्वेशन को एक बार ऐड करिए, ऐड करने पर हमें मिलेगा ट्वाइस ऑफ बी कॉस के ए इक्वल्स टू 0, और एक बार आप इस इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करिए, सब्ट्रैक्ट करने पर आपको मिलेगा ट्वाइस ऑफ ए साइन के ए इक्वल्स टू 0। ओके, इसका ये मतलब हुआ दैट बी कॉस के ए इज 0 एंड साइन के ए इज ऑल्सो 0। ओके, नाउ अब देखिए, इन दोनों इक्वेशंस का एक साथ 0 हम नहीं मान सकते। क्यों नहीं मान सकते? क्योंकि अगर हम a को भी 0 मान लें और b को भी 0 मान लें एक साथ, तो उस कंडीशन में इस वेव फंक्शन की वैल्यू ही 0 हो जाएगी, और वेव फंक्शन की वैल्यू 0 हो जाने का ये मतलब है कि कोई पार्टिकल ही नहीं है, तो ये कॉन्ट्राडिक्टरी होगा। हम ये मान चुके हैं कि पार्टिकल उस पोटेंशियल वेल के अंदर तो है ही, यानी कि वेव फंक्शन एग्जिस्ट तो करता है। इसी वजह से हम इन a और b इन दोनों को साइमल्टेनियसली 0 नहीं मान सकते हैं। ओके, तो इसलिए साइन के ए 0 और कॉस के ए 0 ये दोनों ही एक साथ कभी भी 0 नहीं हो सकता। अब देखिए, लेकिन इन दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई तो करना पड़ेगा, तो इन सेटिस्फाई करने के लिए हमारे पास में एक ऑप्शन है। पहला ऑप्शन तो क्या है, हम ये मान लें दैट इफ a इज इक्वल्स टू 0 एंड कॉस के ए इक्वल्स टू 0। ओके, इन दोनों को साइमल्टेनियसली 0 तो नहीं मान सकते, तो हमारे पास में दूसरा ऑप्शन क्या है, हम एक बार में इसका कांस्टेंट कंसीडर कर लें और इसका वेव फंक्शन कंसीडर कर लें, तो ये 0 हो सकता है। और सेकेंड ऑप्शन उसी तरह से क्या है, हम इसका कांस्टेंट 0 मान लें और इस कंडीशन का फंक्शन हम 0 कंसीडर कर सकते हैं। ओके, तो अब देखिए, अगर हम फर्स्ट कंडीशन को कंसीडर करें दैट a इक्वल्स टू 0 एंड कॉस के ए इक्वल्स टू 0। ओके, तो इस कंडीशन में हमारे पास में जो वेव फंक्शन बचेगा दैट वुड बी सिंपली b cos kx। ओके, नाउ इन दैट केस व्हाट वुड वी गेट, इफ cos ka is 0 then ka would be cos inverse of 0
that is n pi by 2. ओके, कॉस का जनरल वैल्यू ये होता है वेयर n is the odd integer 1, 3, 5 and so on. Hence, we would get k to be n pi upon 2a for the first condition. ठीक है, अब देखिए फर्स्ट कंडीशन में a की वैल्यू 0 है तो वेव फंक्शन में सिर्फ यही बचेगा. अब हमें क्या करना है, b की वैल्यू निकालना है. तो b की वैल्यू को हम नॉर्मलाइजेशन की कंडीशन से निकाल सकते हैं. दैट वुड बी 1 माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी साई स्टार साई dx. दैट वुड बी, ठीक है, बाय द नॉर्मलाइजेशन कंडीशन हमारे प्रॉब्लम के अंदर इंटीग्रेशन लिमिट वुड बी -a टू a साई स्टार साई, क्योंकि रियल फंक्शन है तो इसका स्क्वायर ही होगा सिंपली. सो इट वुड बी बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर kx dx. इंटीग्रेशन करने पर आपको मिलेगा दिस इंटीग्रेशन वुड बी इक्वल्स टू बी स्क्वायर a. ओके, सो द b इज 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ a. ओके, सो आवर आइगन फंक्शन इज 1 अपॉन a cos kx, k की जगह n पाई अपॉन 2ax. ओके, वेयर n is odd integer that is 1, 3, 5, 7 and so on. ठीक है, अब हम क्या करेंगे, एक कंडीशन के लिए हमने निकाल लिया. अब हमें इस सेकेंड कंडीशन को कंसीडर करके वेव फंक्शन निकालना है. सो दैट वुड बी, सो आवर नेक्स्ट कंडीशन वाज दैट इफ b इक्वल्स टू 0 and sin ka is equals to 0. तो देखिए sin ka is 0 then ka would be sin inverse 0. sin का जनरल वैल्यू क्या होगा, n पाई. हम यहाँ n डैश कंसीडर कर लेते हैं. सो a would be n डैश, सो k would be n डैश पाई अपॉन a. अब देखिए हम इसे दूसरी तरह से भी लिख सकते हैं. दी अनदर फॉर्मेट वुड बी लाइक, हम इसे ऐसे लिख सकते हैं दैट k इज बेसिकली n पाई बाय 2. ओके, वेयर n इज 2, 4, 6, 8 एंड सो ऑन. देखिए अगर यहाँ 2 पाई आएगा तो भी पाई ही बचेगा और पाई के लिए साइन की वैल्यू 0 ही होगी. इसी तरह से फॉर 4, 6 एंड सो ऑन. हेंस वी कैन राइट द k to be n pi upon 2a, but here n is 2, 4, 6 and so on. So our required wave function would be a sin kx, k की जगह n pi upon 2a and x. फिर से हमें a की वैल्यू निकालना है तो हमें नॉर्मलाइजेशन कंडीशन लगाना पड़ेगा. दैट इज माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी a स्क्वायर साइन स्क्वायर kx dx. Okay, in place of minus infinity to infinity, in our case the limits would be minus a2 plus a square sin square kx dx. Okay, आप इंटीग्रेशन कर लीजिएगा. इंटीग्रेशन करने के बाद आपको मिलेगा इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट टू बी 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ a. सो आवर वेव फंक्शन फॉर दिस कंडीशन इज 1 अपॉन a sin n pi by 2a into x where n is 2, 4, 6, 8 and so on. यानी कि सिमेट्रिक पोटेंशियल के लिए हमारे पास में दो वेव फंक्शन आए हैं. ओके, एक वेव फंक्शन का फॉर्मेट जो है वो कोसाइन फॉर्मेट में है और दूसरा जो वेव फंक्शन का फॉर्मेट है दैट इज इन द फॉर्म ऑफ साइन. ओके, अब देखिए जो फर्स्ट वेव फंक्शन है, दिस टाइप ऑफ वेव फंक्शन, दिस वेव फंक्शन इज सिमेट्रिक वेव फंक्शन, इवन वेव फंक्शन. क्यों? क्योंकि कॉस के अंदर अगर आप माइनस का एक्स भी लगा दो तो भी आपको कॉस एक्स से मिलेगा. ओके, तो इस कंडीशन में वी वुड गेट साई एक्स टू बी माइनस ऑफ साई एक्स. लेकिन ये वाला जो वेव फंक्शन है दिस इज अ ऑड फंक्शन. ओके, सो इन दैट केस वी वुड गेट द आंसर टू बी दिस. इस तरह से आइगन फंक्शंस का, आइगन वेव फंक्शंस का इवन और ऑड में क्लासिफाई हो जाना ये सिमेट्रिक पोटेंशियल वेल की एक बहुत बड़ी क्वालिटी होती है. इसका मतलब जनरलाइज्ड फॉर्म में हम ये कह सकते हैं कि किसी भी सिमेट्रिक पोटेंशियल के लिए श्रोडिंगर इक्वेशन के सॉल्यूशन हमेशा तरह से मिलेंगे.
यानी कि किसी भी आइगन एनर्जी स्टेट के कॉरस्पॉन्डिंग आइगन फंक्शंस जो होंगे वो या तो इवन फंक्शन होंगे या फिर ऑड फंक्शंस होंगे। ओके, अब हम एनर्जी आइगन वैल्यू निकालते हैं। देखिए वो क्या होगा। अब देखिए एनर्जी आइगन वैल्यू हमें निकालना है, तो एनर्जी कैसे निकालते हैं। एनर्जी इज पी स्क्वायर अपॉन 2m। क्वांटम मैकेनिक्स में हम पी स्क्वायर की जगह लिखते हैं एच कट स्क्वायर के स्क्वायर अपॉन 2m। अब देखिए इन दोनों ही वेव फंक्शन में k की वैल्यू कितनी आ रही है, n पाई अपॉन 2a। ओके, सो वी हैव k टू बी n पाई बाय 2a where n is 1, 2, 3, 4, 5। इन दोनों ही वेव फंक्शन को कंबाइंड कर दें अगर हम तो n की वैल्यू इंटीजर्स हैं। सो k स्क्वायर इज n स्क्वायर पाई स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर। हेंस एनर्जी वुड बी h square upon twice of m, k square would be n square pi square upon 4a square. Hence, energy is simply n square h cut square pi square upon 8ma square. Okay? तो हमारे पास में एनर्जी आइगन वैल्यू जो है वो ये आ गया। अब याद रखिए वन डायमेंशनल बॉक्स के लिए हमारे पास में एनर्जी वैल्यू था n स्क्वायर पाई स्क्वायर एच कट स्क्वायर अपॉन 2ma स्क्वायर। ओके, क्यों? देखिए उस कंडीशन में वन डायमेंशनल बॉक्स के अंदर पोटेंशियल वेल जो कंसीडर किया था उसकी विड्थ a ही थी। ओके, इसलिए हमें a मिला। यहाँ वाली प्रॉब्लम में पोटेंशियल वेल की जो विड्थ है वो ट्वाइस ऑफ a था, इसलिए हम अगर a की जगह ट्वाइस ऑफ a रखेंगे तो हमें ये मिलेगा। इसी तरह से अगर किसी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में इस पोटेंशियल वेल की विड्थ को बदल दिया जाए, सपोज 3a कर दिया जाए, तो आपको यहाँ पर a की जगह क्या लिखना है, 3a। तो उस कंडीशन में एनर्जी वुड बी n स्क्वायर पाई स्क्वायर एच कट स्क्वायर अपॉन 2m एंड a की जगह आप 3a रखिए। सो इट वुड बी डिनोमिनेटर में आपके पास में आएगा 18 एंड सो ऑन। ओके, नाउ let us draw these eigen energy values. Do remember because n integer values है, इसका ये मतलब है कि एनर्जी कंटिन्यूस ना होकर के एक डिस्क्रीट अमाउंट की एनर्जी हमें मिलेगी। नंबर सेकेंड थिंग इज दैट फॉर एवरी n वैल्यू वी हैव अ वन पर्टिकुलर वेव फंक्शन। इसका मतलब सारे के सारे एनर्जी लेवल्स जो हैं वो नॉन डीजेनरेट एनर्जी लेवल्स हैं। ठीक है, डीजेनरेसी और नॉन डीजेनरेसी मैंने आपको बता दिया था पहले। डीजेनरेसी का मतलब ये होता है एक ही आइगन एनर्जी लेवल के कॉरेस्पॉन्डिंग बहुत सारे आइगन फंक्शंस का होना, और नॉन डीजेनरेट का मतलब ये होता है हर आइगन वैल्यू के कॉरेस्पॉन्डिंग एक एनर्जी स्टेट का होना, यानी कि हर एनर्जी स्टेट के लिए एक पर्टिकुलर एनर्जी आइगन फंक्शंस का एग्जिस्ट करना। तो हमारे पास में n की हर वैल्यू के लिए अलग अलग वेव फंक्शंस हमें मिलेंगे। इसका मतलब नॉन डीजेनरेट एनर्जी लेवल्स होंगे। ओके, सो फॉर n इक्वल्स टू 1 we would get energy to be pi square h cut square 8ma square because energy value is n square pi square h cut square upon 8ma square। n की जगह 1 लिखेंगे तो ये मिलेगा। Do remember for even for odd numbers we have wave function in the form of cos. The wave function standard form was cos n pi x upon 2a। n की जगह हमने 1 लिखा, so we would get this। For the second, for n equals to 2 we would get the energy wave function like this. Energy would be n square, that is 4 n pi square h cut square. Okay, for the second one the wave function is in the format of sine and n pi x upon 2a, n हमने 2 लिखा। इसी तरह से for the third we would get like this and so on. Okay.